हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज हमारा ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। और हमने इसमें क्या किया है अभी तक, जितने भी करते हैं क्वेश्चन हम उसमें कभी फिजिक्स के, तो कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी के जो पूरी 35 क्वेश्चन सीरीज़ है वो करते हैं। तो आज का जो सीरीज़ हमारा है उसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आप बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे उसके लिए क्लासेस चल रही हैं मैथ की, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो उसको आप लोग ज़रूर जाके देखिए। उसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का। और आप लोगों के लिए जो विज्ञान का ये क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये 35 क्वेश्चन आप अगर करते जाएंगे इस एग्ज़ाम तक तो आपको फिर अलग से पढ़ने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को डेली ज़रूर रिवाइज किया कीजिए। एक बार न समझ में आए 2 बार देखिए उसको। और जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें करीब करीब पूरे क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए कि आपको याद हो जाएँ। ठीक है। और मैं भी आपको कुछ कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह से पढ़ाऊँ कुछ आपको याद भी हो जाए। तो ये हमारी जो सीरीज़ है ये डेली 8 बजे शाम को आती है। बाकी हम डेली आप क्लास अपलोड करते हैं आपके लिए एक मैथ की भी, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। यानी जो कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये होता है आपका, इसका ऑप्शन सही होता है जो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। यानी जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। और उत्तल दर्पण आपने दोस्तों सबने देखा होगा। तो आप लोग अगर आपके पास बाइक होगी, सबके पास होगी लगभग, और कार जो होती है यानी जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो साइड मिरर होता है वो आपका जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या खासियत होती है, क्यों लगाए जाते हैं साइड मिरर में। वो साइड मिरर में इसलिए लगाए जाते हैं उत्तल दर्पण, ताकि क्या होता है उसमें कि आपने देखा होगा कि ट्रक पीछे से आ रही होती है दूर से, तो उसमें आपको ट्रक भी दिखती है, पूरी टोटल जो होती है ट्रक भी दिखती है। यानी जो उसमें प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, छोटा बनता है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सी है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, या सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। और आपको महसूस होगा कि वो काफ़ी पीछे है, ऐसा महसूस होगा, लेकिन आपको जो छोटे से शीशे में पूरा प्रतिबिंब दिख जाता है, तो इसलिए उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है आधी, दुगुनी, तिगुनी और चौथाई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आधी। यानी जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत से अर्थात इसका तात्पर्य है कि नाई से, जो नाई होते हैं जो बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जो हजामत बनाने के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो आपको किया जाता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का क्वालिटी होता है कि वो जो है प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है, यानी जो रियल में होता है, वास्तविक होता है, उससे बड़ा दिखाता है। तो उससे क्या होता है, ताकि आपको जब जब नाई बाल काटे तो आपको बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे। ठीक है। तो उसमें काटने में भी आसानी होती है और आपको देखने में भी आसानी होती है। तो इसलिए ये अवतल दर्पण इसमें लगा होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अवतल दर्पण उसने लगा रखा हो, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड है वो अवतल दर्पण लगाना चाहिए। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें दिया हुआ है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व कैसे मापा जाता है। यानी द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। तो ये आपका मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ठीक है। इसमें देखिए एक तो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर्स क्या मापते हैं ऑप्शन ए से, तो हाइग्रोमीटर्स नापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, यानी जो ह्यूमिडिटी होती है उसे मापते हैं। और रेन गेज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रेन मतलब वर्षा, वर्षा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। ओडोमीटर ये ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। तो ये आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दूध की शुद्धता, यानी जो दूध होती है उसकी शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो जो आपकी दूध की शुद्धता मापी जाती है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया हुआ है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, वही जो मैंने पीछे बताया आपको।
तो मोटर गाड़ी की जो चालक है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपका लगा होता है उत्तल दर्पण। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, यानी जो क्या है, जो फोटो जिसे खींचते हैं हम लोग, फोटोग्राफिक कैमरा, उसका जो अभिदृश्यक है जिससे हम फोटो खींचते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण या लेंस लगा हुआ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है उत्तल लेंस। आपने उसको कभी ध्यान भी दिया होगा, तो उसमें जो है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, और उत्तल लेंस का यही क्वालिटी होता है। देखिए ऐसे इस प्रकार से होता है, दोनों तरफ ये ऐसे बना हुआ होता है, किनारे किनारे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस आपका ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी में जो पानी है उसमें जो हवा का बुलबुला है किस तरह कार्य करता है? कभी कभी आपने देखा होगा पानी में जो है वो हवा का बुलबुला होता है, तो पूछ रहा है जो हवा का बुलबुला है पानी में किस तरह कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। अब देखिए जो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो गोला होता है। ठीक है, अब जब आप ऊपर से उसको देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि उत्तल लेंस के जैसा प्रतीत होगा आपको, क्योंकि वो बीच में मोटा और किनारे किनारे चिपटा होता है। ठीक है, गोला होता है ना, गोला ऐसे ही होता है, बीच में उभरा हुआ होता है लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली हम जब उधर से देखते हैं तो अवतल लेंस जैसा बिहेव करता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार इसको याद रखिएगा कि जो दिखाई तो देता है उत्तल दर्पण की तरह, लेकिन होता कैसा है, सॉरी अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस होता है और दिखाई कैसा देता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो यानी जो दिखता है वो होता नहीं है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, मैंने पीछे वो बताया, तो कैसे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। हाइड्रोमीटर से मैंने बताया आपको डेंसिटी मापी जाती है, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया हुआ है भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापने का कौन सा यंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, यानी कह रहा है जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता किस में मापी जाती है? तो इसकी तीव्रता मापी जाती है आपकी डेसिबल में। किस में मापी जाती है? डेसिबल। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो मानव होता है उसकी जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है पूछ रहा है आपसे। तो ये जो आपका होता है ये होता है आपका वास्तविक एवं उल्टा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, और जब हमारी हम उसे देखते हैं तो हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई वस्तु के, यानी जब कोई वस्तु है उसको दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये बनेंगे आपके अनंत। ठीक है, इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए देखिए ये आपके दर्पण है, ये दर्पण इधर भी है, इधर बीच में एक वस्तु रखा हुआ है हमने, यहाँ गोला सा रख दिया हमने। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, अब इस मिरर में इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये मिरर इसको इमेज अपने में बनाएगा, फिर ये इसमें बनाएगा, फिर इसमें बनाएगा, यानी यही क्रिया इसमें चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो अनंत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी जो हार्ट बीट होती है उसको सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका करते हैं स्टेथोस्कोप। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो यूज करता है आपके सीने पे लगाता है अपने कान में लगा के, तो वहीं आपका स्टेथोस्कोप होता है, उससे आपकी हार्ट बीट को सुनता है और फिर आपको देखता है कि हार्ट बीट सही है कि नहीं। ठीक है, तो वो आपके हार्ट बीट को जाँच करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है वो किस में मापा जाता है या फिर किससे मापा जाता है? तो ये आपका मापा जाता है बैरोमीटर, यानी जो बैरोमीटर होता है उससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, यानी जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें वस्तु कहाँ रखा जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपका निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में जो है आपका लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। लौह चूर्ण जो है आपका उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमोनिया गैस के लिए जो पूछता है ये, तो आपको याद रखना है लौह चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो कहाँ वस्तु होती है तब बनता है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है ना, तो उस समय क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। रक्तदाब यानी जो ब्लड प्रेशर है किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये आपका मापा जाता है स्फिग्नो मैनोमीटर से। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो ये आपका बना हुआ होता है नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन से बना हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिया है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो ट्रांसफार्मर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है किस पे बेस्ड है? तो ये आपका जो बेस्ड है किस पे बेस्ड है? ये आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये कार्य करता है ट्रांसफार्मर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो कहाँ प्रयुक्त होता है? AC DC दोनों में, DC AC में, DC वोल्टेज अपचयन में। तो आप लोग याद रखिए जो ट्रांसफार्मर होता है मेनली आपका ये, मेनली नहीं, केवल AC में यूज होता है। और किस लिए यूज होता है? वोल्टेज को हाई और कम करने के लिए। और जब वोल्टेज हाई होता है तो क्या होता है, तो उसकी जो करंट की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग को ये बताइए कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम इतने हाई वोल्टेज को क्यों ले जाते हैं, जो कि हमारा इससे काफ़ी खतरा भी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि 33,000 वोल्ट की करंट ले जाते हैं हम, या 11,000 ले जाते हैं, या और भी ज़्यादा ले जाते हैं। हाई वोल्टेज की करंट क्यों कैरी करते हैं? तो जब हमारे पास ट्रांसफार्मर है तो उसको हम कम करके भी पहुंचा सकते हैं डायरेक्ट, क्यों उसका हाई वोल्टेज को हम ले जाते हैं? तो आप लोग इसका रीज़न बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये देखिए दिया हुआ है व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? यानी कह रहा है साफ साफ कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्या मापने के लिए किया जाता है? तो उसका प्रयोग किया जाता है आपका प्रतिरोध मापने के लिए। ऑप्शन जो सी है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, यानी जो पानी के अंदर जब हम ध्वनि सुनते हैं तो उसके लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए आपका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोफोन, यानी जो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? अब देखिए हाइड्रोस क्या होता है? जल होता है, और फोन मतलब सुनने के लिए, तो हाइड्रोफोन इस प्रकार आप याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी जो लाउड स्पीकर होती है उसमें ऊर्जा कैसे परिवर्तन होता है? तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत से यांत्रिक, और फिर यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यानी पूछा है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उसमें किस में यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट आपका डी है वो सही हो जाएगा। जो डायनेमो होता है इसमें क्या होता है, इसको घुमा के, ये पंखे जैसा होता है, इसको जब ये घूमती है और पीछे उसमें अल्टरनेटर लगा होता है तो उसमें वायर निकलती हैं कुछ, तो उसमें आपको करंट प्रोवाइड होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे डैम वैम होते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट में इसका यूज होता है, जहाँ पे पानी ऊपर से गिराई जाती है इनके ब्लेड पे, और फिर वो जब ब्लेड तेज़ी से नाचती है तो अल्टरनेटर के द्वारा से हम बिजली उत्पन्न कर पाते हैं। तो ये आपका डायनेमो है। तो क्वेश्चन 27 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी आपसे पूछा है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये आपका करता है विद्युत मोटर, क्योंकि विद्युत मोटर जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें हम क्या करते हैं, इसको जब हम इलेक्ट्रिक देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ये रोटेट करती है, घूमती है, यानी विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है? मैकेनिकल एनर्जी में, यानी यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है,
यानी कह रहा है जो रासायनिक ऊर्जा है उसका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है, तो किस में होता है, तो ये होता है आपका बैटरी में। बैटरी में जो होता है हमारा H2SO4 HCl होते हैं ये सब, यानी जो एसिड होती है वो एक केमिकल होता है, तो वहीं जो है आपका चेंज होता है जिससे हम लाइट यूज करते हैं, तो यानी वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो रेक्टिफायर AC को DC में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर प्रयोग किस में किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में गलत कर जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल AC में। जी हाँ, ट्रांसफार्मर जो प्रयोग होता है वो केवल AC में होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट में होता है, DC में इसका प्रयोग नहीं होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 31 का तो ये ऑप्शन सही है AC में। 32 में देखिए क्या दिया है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, तो कौन सी ऊर्जा है, तो उसमें है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सही है। जो टेलीफोन लाइन होती है वायर फैला होता है तो किस लिए कौन सी उसमें ऊर्जा होती है, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन देखिए 33, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो इसमें आपकी रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया हुआ है कौन सा यंत्र उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में या फिर निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था पीछे कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज AC को लो वोल्टेज AC में चेंज करता है या फिर लो को हाई में बदलता है। तो जो आपके गांव या फिर शहर में जब 11,000 वोल्ट की जो हाई वोल्टेज करंट आती है तो आपने देखा होगा उसका कनेक्शन हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में उसका कनेक्शन करते हैं, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो हाई वोल्टेज यानी जो 11,000 वोल्ट की करंट होती है उसको वो चेंज करता है लो वोल्टेज में 440, तो फिर वो आपके घर तक पहुंचती है 220 प्रत्येक वायर में होते हैं वोल्टेज। तो इसलिए वो जो हमारी होती है वो स्टेप डाउन इसे बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसे। तो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो वोल्टेज को डाउन करती है उसे बोलते हैं स्टेप डाउन, और जो स्टेप यानी जो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज जो बढ़ा दे जो ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा यही क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। बाकी फिर कल मिलेंगे हम 8 बजे, आपको फिर एक नया सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपसे एक बार फिर कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपका मैथ पढ़ाया गया है बेसिक से, और भी पढ़ाया भी जा रहा है इस समय। तो आप लोग जरूर जाकर उस वीडियो को देखिए जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।